हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी टेट गुरुजी। और आज के इस सेशन में हम लेके आए आपके लिए एक मनोविज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो व्यक्तित्व से संबंधित है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है और ये अंग्रेजी के शब्द पर्सनैलिटी से बना है। अंग्रेजी के शब्द पर्सनैलिटी से बना है। ये सामान्य सी जानकारी हम कर रहे हैं और इसके बाद में ये सीधा ही मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इसका अपन क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये पर्सनैलिटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना शब्द लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा, या आप कह सकते हो मास्क, यानी जो होता है वो दिखता नहीं है। जैसे आप रामायण में देखते हो, राम का रोल कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति राम का रोल कर सकता है क्योंकि वो एक कला होती है उसमें। तो इस प्रकार होता वो व्यक्ति अलग है लेकिन दिखता किस प्रकार है, राम की तरह। तो वो क्या हो गया, उसका नकली चेहरा या मुखौटा हो गया। आगे हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व शब्द जो है वो दिया सबसे पहले यूज किया था एडलर ने व्यक्तित्व शब्द का यूज किया। तो ये कुछ सामान्य सी बातें जो है व्यक्तित्व से परिचय से संबंधित है। कई बार ये शब्द पूछ लिया, ये प्रश्न पूछा हुआ है कई बार कि पर्सनैलिटी शब्द जो व्यक्तित्व शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो पर्सोना शब्द से होती है जो लैटिन भाषा का है। यह आपका व्यक्तित्व रहा। अब अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कह सकते हैं है। इससे बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में पुटअप हुए हैं। बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ये एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या किया, मनोविश्लेषणवादी एक सिद्धांत दिया। इस मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में इन्होंने मन के तीन स्तर बताए और कुछ तत्व बताए। मन के तीन स्तरों में इन्होंने बताया एक अचेतन मन, एक बताया इन्होंने अर्धचेतन और एक चेतन मन। ये तीन स्तर जो है वो मन के स्तर बताए। मन के तीन स्तर, ये मन के तीन स्तर बताए। इसके बाद में इसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। फिलहाल हम मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में इन्होंने मुख्यतः तीन जो तत्व हैं वो बताए। इन्होंने कहा एक होता है इदम, एक होता है अहम और एक होता है परम अहम। इदम जिसको इंग्लिश में इड बोलते हैं, अहम यानी ईगो और परम अहम यानी सुपर ईगो। इन तीनों से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये तीनों और इन तीनों से बहुत बार क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अब इनको हम एक एक करके सीखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप आराम से इसको सीख सकते हो क्योंकि सीटेट की कहानी राकेश की जुबानी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इदम यानी इड। इस व्यक्तित्व के जो व्यक्ति हैं वो सुखदायी और आनंददायी जीवन जो है व्यतीत करना चाहते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस प्रकार से इसकी जो अपनी इच्छाएं हैं, उनकी जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको किस प्रकार से पूरा करें, इससे उनको कोई फर्क नहीं है। बस अपनी इच्छाओं को वो शांत करने की कोशिश करते हैं। तो सुखवादी और सुखवादी के साथ में आनंददायक इच्छाएं, व्यक्ति के मन में इच्छाएं जन्म लेती हैं वो इड के कारण। तो ये क्या है,
इच्छाओं का क्या इसमें जन्म होता है। पॉइंट आगे, पशु या राक्षस प्रवृत्ति। इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति या जिस इस तत्व में पशु प्रवृत्ति या राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्योंकि उनको इसके परिणाम जो भी भला बुरा इसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं होता है, तो उनके परिणामों की जानकारी नहीं होती है कि अगर हमने ये काम कर दिया, अगर जैसे मान लो एक बच्चा है चोरी कर ली उसने, तो उस बच्चे को पता नहीं है कि जो है वो परिणाम क्या हो सकते हैं, तो वो किस में आएगा, आपके इड में आएगा। इसके बाद में काम भावना की प्रवृत्ति, वो भी किस में आएगी, इड में आएगी। सामाजिक, नैतिक और आपके चारित्रिक गुणों का अभाव होता है, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं तो इनमें सामाजिक गुण नहीं होते हैं, नैतिक गुण नहीं होते हैं और चारित्रिक गुण भी नहीं होते हैं। तो ये इसमें पॉइंट। आगे नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि छीनने की प्रवृत्ति। इसमें मन को निर्देश मिलता है कि छीनो और अपनी इच्छाओं को पूरा करो। इसका जो संबंध है वो अचेतन मन से संबंध है। तो ये अपना इदम रहा। इदम से इसको इड बोलते हैं। इससे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछ लिया जाता है इसको कौन सुखवादी सिद्धांत किसको बोलते हैं, तो इड को बोलते हैं। आनंदवादी सिद्धांत किसको बोलते हैं, इड को बोलते हैं। ये सारी जनरल सी चीज़ें जो आपने इड में पढ़ी हैं। अब इड में इसका एग्जाम्पल्स अपन तीनों का साथ में आगे लेंगे। आगे का आता है अपना अहम या ईगो। हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति का ईगो जितना मजबूत होगा उसका व्यक्तित्व तो उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। यानी ईगो होता है वो जितना अधिक होगा व्यक्तित्व तो उतना ही अधिक होगा। इसको वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मन को एक आदेश मिलता है कि ना तो आप आशावादी बनो और ना पीछे के बारे में सोचो। जो वास्तविक है, जो वास्तव में है, उसी के बारे में आप सोचो। तो इसको क्या कहते हैं, वास्तविकता का सिद्धांत। जो प्रेजेंट में है बस उसी पे विश्वास कीजिए, तो इसको वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। इसका विकास जो है वो इड से उत्पन्न हुआ। इड में इच्छाएं उत्पन्न हुई, उस इच्छा को वास्तविक रूप से आगे उसकी जो पूर्ति है वो की जा रही है। तो इसका संबंध जो है वो इड से होता है और इसका मन जो है वो चेतन मन में संबंधित है। यानी इसका संबंध जो है वो चेतन मन से संबंध है। तो अहम ईगो के आगे की बात है कि परिणामों की जानकारी। बालक को इसके परिणामों की, अच्छे बुरे की जानकारी होती है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो इसका जो दुष्परिणाम है वो क्या हो सकता है, इसकी भी जानकारी बालक को रहती है। तो ये अपना ईगो। इड पर नियंत्रण। इड तो राक्षस प्रवृत्ति का है। इसमें इच्छाएं जन्म लेती हैं और इच्छाएं जन्म लेती हैं तो वो कुछ भी उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी आवश्यकता की जो पूर्ति है उसको पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसको इड को जो नियंत्रित करने का काम करता है वो क्या करता है, अपना अहम या ईगो करता है। बात करते हैं आगे इच्छाओं और वास्तविकता के मध्य संतुलन। अब इच्छाएं जो है वो कहाँ उत्पन्न हुई, अपने इड में उत्पन्न हुई। इड में उत्पन्न हुई और यह आपका ईगो। ईगो वास्तविक इच्छाएं उत्पन्न हुई इड में। इन दोनों के बीच संतुलन जो रखता है वो कौन रखता है, ईगो रखता है। यह आपको बता दिया, ईगो जितना अधिक होगा व्यक्तित्व उतना ही क्या होगा, अच्छा या प्रभावशील होगा। आगे मनुष्य में मनुष्य वाली प्रवृत्ति, यानी अपने इड में क्या था, पशु प्रवृत्ति या राक्षस प्रवृत्ति, और इसमें ईगो में क्या है, मनुष्य में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। वास्तविकता पर ध्यान आपको बताया, इसमें ना तो आशावादी की बात करता है ना किसी और की, सिर्फ वास्तविकता जो वास्तव में है उसी पर ध्यान दिया जाता है। ईगो जो है, ईगो सबसे अधिक जिस अवस्था में होता है वो आपकी अवस्था होती है युवा अवस्था।
युवावस्था में सबसे अधिक ईगो होता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि कई कहते हैं कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो वो ईगो हर्ट सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में होता है। ये बात थी ईगो की। अपन ने इड पढ़ लिया और ईगो पढ़ लिया। अब इड जो है, इड की एक बात आपने रह गई थी कि इड जो है इसको एक तुलना के रूप में अपन समझ सकते हैं। तुलना के रूप में समझेंगे, ये शारीरिक क्रियाएं और ये मानसिक। शारीरिक, इसमें क्या होता है, शारीरिक क्रियाएं अधिक होती हैं, यानी शरीर का जो शरीर है उस पे मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण नहीं होता है, यानी ना के बराबर होता है। तो ये होता है शारीरिक और मानसिक का नियंत्रण होता ही नहीं है। तो ये तुलना के रूप में आप सीख सकते हो। बात आती है ईगो की। अब आपका ईगो है, ईगो में मानसिक और शारीरिक, यानी शारीरिक जो क्रियाएं थी अपन ने पढ़ा, इच्छाओं और वास्तविकता के मध्य संतुलन है। तो जो शारीरिक इच्छाएं और मानसिक जो इच्छाएं हैं, इन दोनों पर नियंत्रण कौन करता है, ईगो। तो ये तुलना के रूप में देखेंगे तो ये दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। तो ईगो दोनों को बराबर रखता है, यानी इनका नियंत्रण करता है। इसको संतुलित करने का काम कौन करता है, ईगो करता है। आगे अपना आता है परम अहम या सुपर ईगो। इसको अपन आदर्शवादी या आशावादी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं आदर्शवादी? कि इसमें जो होती है ये अवस्था लगभग वृद्धावस्था में सबसे अधिक होता है। और इसमें क्या होता है कि इसको पछतावा होता है कि अपन ने ये काम कर दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे चोरी करी तो अपन को चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना एक पाप है। तो ये इसको एक क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। तो देखिए इसमें इसका जो संबंध है वो है अर्ध चेतन मन से, यानी अर्ध चेतन मन वह होता है जो चेतन मन और अचेतन मन के बीच की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, अर्ध चेतन मन कहते हैं। ये अपन अगली क्लास में डिटेल से तीनों को, चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन जो होता है उसको तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। परम अहम या सुपर ईगो, आदर्शवादी या नैतिक सिद्धांत। इसमें आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, जो अपन ने बता दिया कि आदर्शवादी क्यों कहते हैं। नैतिकता, इसमें नैतिक गुणों का जो विस्तार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। परिणामों की संपूर्ण जानकारी, परिणामों की संपूर्ण जानकारी इसलिए कि उसको पहले से पता है परिणाम ये हो गया, तो आगे इसका जो है नतीजा या परिणाम आगे का क्या हो सकता है। देवत्व की भावना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देवत्व की भावना उत्पन्न होती है, पछतावा होता है व्यक्ति को कि ये मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। निर्देश मिलता है इसमें, यह उचित है और अनुचित है। इसमें निर्देश मिलता है कि आप ये काम कर रहे हो तो ये क्या है, एक उचित कार्य है, और ये दूसरा जो है ये अनुचित, यानी उचित और अनुचित की जो जानकारी है या उसका जो ज्ञान है वो इस अवस्था में परम अहम में होती है। इसमें जो शारीरिक क्रियाएं हैं उस पर पूर्ण रूप से मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। किसमें होता है, सुपर ईगो। ये सुपर ईगो है, SE, सुपर ईगो। सुपर ईगो मानसिक क्रियाओं का शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यह आपका अर्ध चेतन से संबंधित होगा। तो ये अपना हो गया मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड। इन्होंने मुख्यतः 3 तत्व बताए। इदम, इड बोलते हैं, अहम, ईगो, परम अहम, सुपर ईगो। इदम या इड को है सुखवादी या आनंद की, आनंदवादी जो सिद्धांत कहते हैं। राक्षस प्रवृत्ति या पशु प्रवृत्ति होता है। परिणामों की जानकारी नहीं होती है, काम भावना की प्रवृत्ति होती है। सामाजिक नैतिक चारित्रिक गुणों का अभाव इसमें होता है और छीनने की प्रवृत्ति होती है। और अहम वास्तविकता का सिद्धांत होता है और इसका विकास इड से होता है, चेतन मन से संबंध रखता है। परिणामों की जानकारी होती है, इड पर नियंत्रण करता है। इच्छाओं और वास्तविकता के मध्य संतुलन की जो कड़ी के रूप में ये कार्य करता है। ईगो जितना अधिक होगा व्यक्ति तो उतना ही ज़्यादा होगा। मनुष्य में मनुष्य वाली प्रवृत्ति, यानी मनुष्य है वो वास्तविकता में अपना जीवन यापन करता है, वास्तविकता पर ध्यान अधिक देता है। युवावस्था में सर्वाधिक होता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा परम अहम, आदर्शवाद या नैतिकता का सिद्धांत कहते हैं। परिणामों की पूर्ण जानकारी होती है। देवत्व की भावना या उसको पछतावा होता है।
निर्देश मिलता है कि यह उचित है और यह अनुचित है। मानसिक क्रियाओं के द्वारा शारीरिक क्रियाओं पर पूर्ण जो नियंत्रण होता है वो होता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। आगे की क्लास में इसी से संबंधित कुछ तत्व और है उनको, और इसकी जो अचेतन और अर्धचेतन और चेतन मन है इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये सीटेट की कहानी, राकेश की जुबानी। थैंक यू।